बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो दिलों का हाल बखूबी जानता है। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। प्यारे लिसनर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अंबर नाग मारिया सीरीज़ की किस्त नंबर 22 सराय की चुड़ैल का आखिरी हिस्सा पेशे खिदमत करने जा रही हूँ। तो लिसनर्स, चले चलते हैं कहानी की तरफ। सातों हैमे थोड़े थोड़े फासले पर लगे हुए थे। मारिया एक हैमे के पास आई। हैमे के पर्दे पर दो पहरेदार मंगोल पहरा दे रहे थे। मारिया अभी कुछ सोच ही रही थी कि अंदर से दो मंगोल डाकू एक लड़की को घसीटते हुए बाहर ले आए। मारिया ने लड़की को पहचान लिया। ये चीनी लड़की थांग थी। इसे यकीन हो गया कि अंबर और कैलाश भी यहीं किसी जगह कैद होंगे। मंगोल चीनी लड़की को घसीटते हुए हैमों के दरमियान में ले आए। यहाँ पहले ही से 5-6 कज़ाक बैठे अंगूरों की दावत उड़ा रहे थे। उन्होंने थांग को बीच में लाकर फेंक दिया। बेचारी थांग की बुरी हालत थी। वो रो रही थी और हाथ जोड़कर इन्हें जुल्म से बाज रखने की इल्तिजाई कर रही थी, लेकिन संग दिल कज़ाक कह के लगा रहे थे। एक कज़ाक ने हंटर लहरा के कहा, लड़की, अगर तुमने हमें अपना मशहूर चीनी रक्स ना दिखाया तो हंटर मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ डाली जाएगी। मारिया ये सारा तमाशा ज़रा फासले पर खड़ी देख रही थी। चीनी लड़की ज़ारो गुतार रोई जा रही थी, लेकिन इसकी फरियाद सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। मंगोल कज़ाक इसे हंटर से पीटने लगे। चीनी लड़की की चीखें निकल गईं। अब ये नज़ारा मारिया से देखा ना गया। इसने पेटी से हंजर निकाला और मंगोल की छाती का निशाना लेकर इसे ज़ोर से उछाल दिया। हंजर जन की आवाज़ के साथ मारिया के हाथ से निकला और सीधा इस मंगोल के सीने में जाकर कूद गया जो थांग को हंटर मार रहा था। मंगोल सीने को पकड़कर ज़मीन पर गिर पड़ा और उसकी छाती से खून का फव्वारा उबल पड़ा। सारे कज़ाक हैरान रह गए कि ये हंजर किधर से आया। वो तलवारें निकालकर इधर उधर दौड़ने और दुश्मन को तलाश करने लगे, लेकिन मारिया को तो वो देख ही नहीं सकते थे और इसके अलावा वहाँ और कोई दुश्मन नहीं था। जख्मी मंगोल को उठाकर वो हैमे में ले गए। दूसरे कज़ाक ने हंटर पकड़कर चीनी लड़की पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। वो थांग को इस कदर ज़ोर से मारने लगा कि वो बुलबुला उठी। मारिया ने ज़मीन पर गिरा हुआ एक नेज़ा उठा लिया। नेज़ा इसके हाथ में आते ही गायब हो गया। इसने नेज़े को हाथों में तोड़कर मंगोल की तरफ पूरी ताकत से फेंक दिया। नेज़ा मंगोल के सीने में पसलियों को तोड़कर दूसरी तरफ निकल गया। वो नेज़े में परो दिया गया। इसकी एक करबनाक चीख बुलंद हुई और वो नेज़े पर हाथ रखे ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। वहाँ सब मंगोल हैमों से बाहर निकल आए। ये एक अजीब तमाशा हो रहा था कि फ़ज़ा में से हंजर और नेज़े बरस रहे थे और कातिल दिखाई नहीं दे रहा था। मंगोल चीखें मारते चिल्लाते एक दूसरे को आवाज़ें देने लगी। चीनी लड़की थांग सहमी हुई बैठी थी। वह कुछ समझ ही गई थी कि इसकी मदद के लिए मारिया पहुंच गई है। एक कज़ाक ने थांग को उठाया और हैमे में लाकर बंद कर दिया। मारिया ने इन लोगों को इसी जगह हैरत और परेशानी में छोड़कर खुद कदम उठाती घोड़ा लेकर चीनी लड़की के हैमे के करीब आ गई। अब सवाल ये था कि वो अंदर कैसे दाखिल हो। अगर वो घोड़े से उतरती तो घोड़ा ज़ाहिर हो जाता। मारिया घोड़े को दौड़ाकर काफ़ी दूर दरख्तों के पास ले आई। यहाँ इसने झाड़ियों के ओट में घोड़े को छुपाकर इस पर से नीचे उतर आई। इसके उतरते ही घोड़ा ज़ाहिर हो गया। मारिया वहाँ से पैदल चलकर चीनी लड़की थांग के हैमे के बाहर आ गई। यहाँ दो मंगोल पहरा दे रहे थे। इन्हें मारिया बिल्कुल दिखाई नहीं दी, हालांकि वो इनके करीब खड़ी थी। इसने ज़मीन पर से पत्थर उठाकर ज़रा परे फेंक दिया। पत्थर गिरने की आवाज़ पर पहरेदार इस तरफ देखने लगे जिधर से आवाज़ आई थी। मारिया ने मौका गनीमत जानकर हैमे का पर्दा उठाया और अंदर दाखिल हो गई। वो नहीं चाहती थी कि पहरेदार पर्दे को भी उड़ता हुआ हवा में देखे। अंदर थांग घास पर सर झुकाए बैठी रो रही थी। मारिया ने करीब जाकर आहिस्ता से आवाज़ में कहा, मैं आ गई हूँ, फिक्र ना करो। थांग ने सर उठाकर दाएं बाएं देखा। इसे कुछ नजर न आया, लेकिन इसे मालूम था कि मारिया इसके करीब ही खड़ी है। मारिया ने हाथ आगे बढ़ाकर थांग का हाथ थाम लिया और बोली, थांग, ये बताओ कैलाश और अंबर कहाँ है और तुम लोग इन मंगोल कज़ाकों के फंदे में कैसे फंस गए? थांग ने रास्ते में डाका पड़ने और फिर रस्सियों में कस कर इन्हें अगवा करने का सारा किस्सा सुना दिया। अगरचे वह आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी, फिर भी पहरेदारों ने इसकी आवाज़ सुन ली। एक पहरेदार ने अंदर जाकर चारों तरफ देखा और पूछा, तुम किससे बातें कर रही हो? थांग ने कहा, अपने आप से बातें कर रही हूँ। मंगोल कुछ हैरत से थांग की तरफ और फिर खाली हैमे में नज़र दौड़ाई और बोला, खबरदार अगर तुमने अपने आप से भी बातें की। थांग
نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ جب وہ باہر نکلنے لگے تو ماریا اس کی گردن پر تلوار کا ایک ہاتھ مارنے ہی والی تھی کہ یہ سوچ کر رک گئی کہ ابھی اسے کیلاش اور امبر کی بھی خبر لینی ہے۔ ابھی سے یہاں افراتفری مچانا ٹھیک نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ افراتفری کی صورت میں منگول کیلاش اور چینی لڑکی کو ہلاک کر ڈال دے۔ پہرے دار باہر نکل گیا تو ماریا نے آہستہ سے پوچھا، وہ لوگ کہاں ہیں؟ چینی لڑکی نے دھیمی آواز میں کہا، میرا خیال ہے وہ ساتھ والے خیمے میں قید ہے۔ یہ لوگ ڈاکو ہیں اور مردوں کو غلام اور عورتوں کو کنیزیں بنا کر بیچنے کا دھندا کرتے ہیں۔ ماریا بہن، تم ٹھیک بڑے وقت پر آ گئی ہو، یہاں سے ہمیں نکال کر لے چلو، نہیں تو ہماری خیر نہیں۔ ماریا بولی، گھبراؤ نہیں، میں یہی کوشش کر رہی ہوں کہ تم لوگوں کو یہاں سے نکال دوں۔ میں امبر کے خیمے میں جا رہی ہوں، تم اپنی جگہ مت ہلنا۔ بہت اچھا، یہ کہہ کر ماریا خیمے سے باہر آ گئی۔ ایک سپاہی نے خیمے کے پردے کو اپنے آپ اٹھتے اور گرتے دیکھا تو وہ آنکھیں ملنے لگا۔ اسے اعتبار نہیں آ رہا تھا کہ خیمے کا پردہ اپنے آپ ہی اوپر اٹھ کر نیچے کیسے گر سکتا ہے۔ پھر اس نے سر کو یوں جھٹکا جیسے وہ اس کا وہم ہو، حالانکہ یہ وہم نہیں تھا۔ ماریا نے دوسرے پردے میں سے جھانک کر دیکھا تو امبر خاموشی سے زمین پر بیٹھا تھا۔ ماریا نے سرگوشی میں کہا، میں آ گئی ہوں امبر بھائی۔ امبر مسکرا دیا، ماریا بہن، مجھے پوری امید تھی کہ تم ہماری مدد کو ضرور آؤ گی۔ دوسرے خیمے میں کیلاش قید ہے، اس کا برا حال ہو رہا ہے، اسے جا کر تسلی دو۔ ماریا کہنے لگی، جاتی ہوں، مگر یہ بتاؤ تم لوگوں نے کمال کیا، منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے؟ امبر بولا، انہوں نے اس طرح اچانک ہمیں آ پکڑا کہ جکڑ لیا کہ اتنی مہلت ہی نہ دی کہ ہم مقابلہ کر سکتے۔ بہرحال اب تم آ گئی ہو تو ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، لیکن سب سے پہلے کیلاش کی جا کر خبر لو۔ خیمے کے اندر سے سرگوشیوں کی آواز سن کر اس خیمے کا پہرے دار منگول بھی اندر آ گیا اور شبے کی نظر سے چاروں طرف دیکھنے لگا، مگر وہاں اسے امبر کے سوا اور کوئی بھی شخص دکھائی نہ دیا۔ اس نے امبر کی پسلیوں میں ہنٹر کا دستہ مار کر کہا، کس سے باتیں کر رہے ہو تم؟ امبر مسکرا کے بولا، دیوتاؤں کے بیٹے سے۔ منگول گرج کر بولا، بکواس بند کرو، کل جب تمہیں یہاں سے لے جا کر منڈی میں غلام بنا کر بیچا جائے گا تو تمہیں آٹے دال کا باؤ معلوم ہو جائے گا، پھر بڑھ بڑھ کر باتیں نہ کر سکو گے۔ امبر بولا، کیا حضور مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ امبر نے جان بوجھ کر ایسا کہا۔ پہرے دار باہر جانے لگا تو ماریا نے اس کی ٹانگوں کے آگے اپنی ٹانگ کر دی، وہ الٹ کر گر پڑا۔ اٹھتے ہی وہ جہاں گرا تھا وہاں پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس ٹانگ کو تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگا جس سے وہ ٹکرا کر زمین پر گرا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر تکنے لگا۔ امبر ہنس پڑا، اس نے غصے میں آ کر پٹی میں سے خنجر نکال لیا اور امبر پر حملہ کر دیا۔ امبر کو بچنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ منگول نے طیش میں آ کر پوری طاقت سے خنجر امبر کی گردن میں گھسیٹ دی۔ امبر کو تو کچھ نہیں ہوا، البتہ ماریا نے اوپر سے تلوار کا ایک وار کر کے منگول کی گردن تن سے جدا کر دی۔ امبر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ ماریا اسے حملہ کرنے دیتی، مجھے کیا ہونے لگا تھا؟ ماریا بولی، میں برداشت نہیں کر سکتی کہ یہ خنجر سے میرے بھائی پر حملہ کرے۔ ان کی آواز سن کر باہر کا منگول پہرے دار بھی اندر آ گیا۔ اس نے جو اپنے ساتھی کی لاش کو خون میں لت پت دیکھا تو بکھلا گیا۔ انتقام کی آگ اس کے سینے میں بھڑک اٹھی، اس نے تلوار کھینچی اور بھاگ کر امبر پر ٹوٹ پڑا۔ امبر پڑے ہٹ گیا، منگول منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ امبر نے کہا، ماریا اسے زندہ مت چھوڑنا، نہیں تو کیلاش اور تھانگ کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ منگول نے حیرانی سے امبر کی طرف دیکھا کہ وہ کس سے کہہ رہا ہے کہ منگول پر حملہ کرو۔ ابھی وہ حیران ہی ہو رہا تھا کہ پیچھے سے ایک خنجر اس کی پشت میں کھپ گیا جس نے اس کے دل کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ منگول بغیر آواز نکالے گھاس پر لڑکھڑا کر گرا اور گرتے ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ امبر اور ماریا نے مل کر دونوں منگول کی لاشیں گھاس پھوس کے ڈھیر کے نیچے چھپا دی اور خون کو بھی وہاں سے صاف کر دیا۔ امبر کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ کیلاش ساتھ والے خیمے میں قید ہے، جلدی سے جا کر اسے وہاں سے کسی طرح نکال کر جھیل کے مشرقی کنارے والی جھاڑیوں میں لے جاؤ۔ اس کے بعد کسی طرح تھانگ کو بھی وہاں پہنچا دو، پھر میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا۔ منگول بہت زیادہ ہے، ان سب کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ماریا جلدی سے وہاں سے نکل کر باہر آ گئی۔ باہر کسی کو کانوہان خبر نہیں ہوئی کہ اندر 2 منگول قزاق قتل کر دیے گئے ہیں، لیکن انہیں تھوڑی دیر بعد پتہ لگ جانا تھا کیونکہ خیمے کے دروازے پر پہرے دار کوئی نہیں رہا تھا۔ ماریا چپکے چپکے چلتی دوسرے خیمے کے پاس آ گئی۔ اس خیمے کے دروازے پر بھی پردہ لٹک رہا تھا، اس کا رخ تھوڑا سا جھیل کی طرف تھا۔ دروازے پر 2 پہرے دار نیزے ہاتھوں میں تھامے پہرا دے رہے تھے۔ ماریا نے ان کی آنکھ بچا کر دروازے کا پردہ تھوڑا سا اٹھایا اور خیمے کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اندر ناگ بڑے مزے سے گھاس پر لیٹا سو رہا ہے۔ اس نے ہاتھ ہلا کر اسے جگایا۔ کون ہے؟ ناگ نے اٹھتے ہی کہا، مگر اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ مجھے کس نے جگایا؟ جب اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں تو
चुपके से फिर सोने की कोशिश करने लगा। मारिया ने एक बार फिर इसे झंझोड़ डाला। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। मारिया हंस पड़ी। नाग भाई, अरे ये तो मारिया की आवाज़ है। मारिया बहन, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास खड़ी हूँ। कहाँ? यहाँ। और मारिया ने अपना हाथ नाग के सर पर रख दिया। लेकिन तुम दिखाई क्यों नहीं दे रही? तुम नज़रों से गायब क्यों हो? अंबर कहाँ है? तुम सब लोग कहाँ हो? मारिया ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, सबसे पहली बात तो ये कि मुझ पर किसी ने जादू कर दिया था जिसके असर से मैं गायब हो गई हूँ। किसी वक्त भी इसका जादू टूट सकता है। दूसरी बात ये कि तुम इतनी लंबी तान कर क्यों सो रहे थे? क्या तुम्हें एहसास नहीं कि तुम होनहार मंगोलों की कैद में हो और तुम्हें यहाँ से निकलकर भागने की कोशिश करनी चाहिए? नाग बोला, वो तो ठीक है मारिया बहन, लेकिन मैंने सोचा कि अगर ये पकड़ कर ले आए हैं तो कोई बात नहीं, ज़रा हैमे में आराम ही कर लेंगे। यहाँ से फरार होने तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। जब और जिस वक्त चाहूँगा यहाँ से फरार हो जाऊँगा। ये बताओ कि अंबर और तुम कहाँ गुम हो गए थे? झील नंदन सर पर से पानी में भिगोकर मुझे कौन लाया था? और पुजारी की कोठरी में मुझे कौन फेंक गया था? मारिया बोली, उफ, तुम तो एक ही सांस में इतनी सारी बातें करके हो नाग भाई। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि अंबर के अलावा एक नौजवान कैलाश और दूसरी नौजवान लड़की थांग को इन जालिमों के चुंगल से रिहाई दिलाई जाए। नाग ने पूछा, बहरहाल ये वक्त तफसील बताने का नहीं, ये हमारे बहन भाई ही हैं, बाद में तुम्हें सब कुछ बता देंगे। ये लोग किस जगह कैद हैं? साथ वाले हैमों में, यानी सामने वाले हैमे में नहीं, एक बाएं जानब वाला हैमे में और एक दाएं जाने वाले हैमे में अंबर बैठा हुआ है। अभी सबको यहाँ से बाहर निकालते हैं। ये मंगोल बड़े खौफनाक लोग हैं, हमें बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। अगर ज़रा सी बेहतियाती होगी तो ये लोग कैलाश और चीनी लड़की थांग को ज़रूर कत्ल कर देंगे। तुम मेरे साथ रहना, हम दोनों बाहर निकल कर मंगोलों की खबर लेते हैं। मैं तुम्हारे पहलों में ज़मीन पर चलूँगा। अगर किसी जगह अलग होना पड़े तो एक दूसरे को इतला देकर अलग होंगे। हाँ ये ठीक है, देखो कोई अंदर आ रहा है। नाग खामोश हो गया। हैमे का पर्दा हटा और एक मंगोल हाथ में लोहे का प्याला लिए अंदर दाखिल हुआ और बोला, ये लो शोरबा पियो। कल तुम्हें हमारे साथ शगर की मंडी जाना होगा। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तुम्हें हर तरह से सेहतमंद रहना होगा ताकि मंडी में तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत बढ़ सके। वैसे तुम नौजवान और ताकतवर जिस्म के मालिक हो, तुम्हारे दाम ज़्यादा उठेंगे। नाग ने शोरबे का प्याला लेकर 2 घूंट पी कर कहा, क्या मुझे इतनी इजाज़त है कि मैं थोड़ा सा शोरबा देवताओं और मरे हुए की रूह के नाम पर ज़मीन पर फेंक दूँ? हरगिज़ नहीं। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें 50 कोड़ों की सज़ा दी जाएगी। नाग ने शोरबा पीते हुए कहा, मारिया तुम जाकर अपना काम करो। मंगोल ने चौंक कर कहा, ये तुम किससे बातें कर रहे हो? नाग हंस पड़ा, अपने आप से बातें कर रहा हूँ। मंगोल तुम घबरा क्यों गए? बकवास बंद करो और चुपके होकर बैठे रहो। अगर अब मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी तो कोड़े मार मार कर चमड़ी उधेड़ डालूंगा। इस दौरान में मारिया बाहर निकल गई और बाहर हैमे से ज़रा हटकर एक जगह झाड़ियों के पास खड़ी नाग के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रही थी। मंगोल पहरेदार बाहर को चला गया तो नाग ने शोरबे का प्याला ज़मीन पर रख दिया। फिर इसने चेहरा ऊपर उठाकर हल्की सी पुकार मारी और सांप की जून में आ गया। सांप बनकर वो हैमे के अंदर रेंगता हुआ पिछली तरफ से बाहर निकल गया। इसने मारिया को तलाश कर लिया। मारिया ने झुक कर कहा, मेरे साथ साथ रहना नाग। अब शाम का अंधेरा फैलने लगा था। पहाड़ों के दामन में झील पर साए गहरे हो रहे थे। हैमों के बाहर मंगोलों ने कहीं कहीं अलाव रोशन कर रखे थे। मारिया नाग को लेकर अंबर के हैमे की तरफ आ गई। इसने नाग को एक जगह झाड़ियों में रुकने का कहा और खुद चुपके से पहरेदार की आंख बचाकर हैमे के अंदर दाखिल हो गई। अंबर लेटा हुआ था। मारिया ने इसे सरगोशी में आवाज़ दी तो उठकर बैठ गया। क्या कैलाश का पता चला? इसकी तरफ तो मैं अभी जाती हूँ, पहले ये खुशखबरी सुन लो कि नाग मिल गया है। क्या कहा? मेरा दोस्त, मेरा भाई नाग मिल गया? कहाँ है वो? बाहर एक झाड़ी में छुपा हुआ है। मंगोलों ने इसे भी अगवा करके साथ वाले हैमे में बंद कर रखा था। मैं कैलाश की तलाश में अंदर गई तो वो सो रहा था। खुदा का शुक्र है कि नाग जिंदा है और इससे फिर से मुलाकात होगी। बस मैं तुम्हें ये कहने आई थी कि अब मैं कैलाश के हैमों को तलाश करके इसे झील की तरफ पहुँचाती हूँ। इसके बाद चीनी लड़की को निकाल कर किसी न किसी तरह वहाँ ले जाऊँगी। तुम भी रात होने से पहले पहले वहाँ पहुँच जाना। हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, देर मत करना। फिक्र न करो मारिया, मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने की कोशिश करूँगा। मारिया बाहर निकल गई। मंगोल आग रोशन किए इसके गिर्द बैठे नाच गाना गा रहे थे। मारिया ने सांप को साथ लिया और पीछे से होकर इस हैमे के पास आ गई जिसके बारे में इसे यकीन था कि अंदर कैलाश कैद है। वो पहरेदार की नज़रें बचाकर हैमे का पर्दा थोड़ा सा उठाकर अंदर दाखिल होगी। अंदर कैलाश ज़मीन पर औंधे मुँह लेटा हुआ था। मारिया ने इसके कंधे पर हाथ रखकर
कर कहा कैलाश। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। मारिया, क्या तुम हो? मेरे सिवा और कौन हो सकता है? क्या तुम किसी तरह यहाँ से निकलकर झील के मगरबी किनारे तक पहुँच सकते हो? ये कैसे हो सकता है मारिया बहन? बाहर मेरी जान के दुश्मन खूनी आंखों वाले मंगोल डाकू नंगी तलवारें लिए पहरा दे रहे हैं। क्या तुम पिछली तरफ से नहीं भाग सकते? नहीं मारिया बहन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे। ये बड़े जालिम लोग हैं, तुम इन्हें नहीं समझ सकती। मैं इन्हें तुमसे ज़्यादा समझती हूँ और इस वक्त 3 मंगोल डाकू को कत्ल कर चुकी हूँ। हैं? क्या तुम सच कह रही हो? खैर इन बातों को छोड़ो, मेरे पास वक्त नहीं। अंबर भाई को मैं खबरदार कर रही हूँ और नाग भी मिल गया है। वो बाहर मेरा इंतज़ार कर रहा है। नाग मिल गया? कहाँ से मिला? कैसे मिला? फिर वही बात कैलाश, ये वक्त बातें करने का नहीं। किसी तरह यहाँ से निकलकर झील किनारे पहुँचो। मारिया बहन, अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ तो सबसे पहले हैमे के बाहर मेरी जान के दुश्मन जो पहरे दे रहे हैं उनका कुछ बंदोबस्त करो। इन्हें यहाँ से हटाओ, फिर मैं दौड़ कर झील के किनारे पहुँच जाऊँगा। मारिया ने सर आह कर कहा, कैलाश तुम हमेशा बुज़दिली दिखाते हो। तुम्हारे लिए हम में से किसी न किसी को हमेशा राह हमवार करना पड़ता है। खुदा के लिए कभी अपनी बहादुरी से भी काम लिया करो। मारिया बहन, तुम पहरेदारों को बाहर से हटाओ, फिर देखना मैं किस कदर बहादुरी से काम लेता हूँ, किस कदर शुजात दिखाता हूँ। अच्छा बाबा, पहरेदारों को वहाँ से हटाए देती हूँ, मगर तुम देर ना करना। जो ही पहरेदार नज़रों से ओझल हो फ़ौरन यहाँ से निकलकर किसी तरह बचते बचाते झील के किनारे पहुँच जाना। अगर हमें वहाँ आते हुए देर हो गई तो तुम वहीं बैठकर हमारी राह देखना। बहुत अच्छा मारिया बहन, ऐसा ही होगा। मारिया कैलाश के हेमे से निकलकर चीनी लड़की थांग की तरफ आ गई। चीनी लड़की के हेमे पर बहुत सख्त पहरा था। 4 पहरेदार मंगोल हेमे के इर्द गिर्द घूम फिर कर पहरा दे रहे थे। इत्तेफाक की बात यह थी कि अभी तक इनमें से किसी को भी ये मालूम नहीं हो सका था कि अंबर के हेमे में 2 पहरेदारों की लाशें दफन हैं। रात हो गई तो अंबर चुपके से बाहर निकला और छुपता छुपाता झील के पास वाली झाड़ियों में दुबक कर बैठ गया। मारिया ने एक तरफ हटकर नाग से कहा कि थांग की हेमे के बाहर बड़ा सख्त पहरा है। नाग ने कहा, तुम इसी जगह ठहरो, मैं जाकर पहरेदारों को वहाँ से हटाता हूँ। अब क्या तुम इनको डरा कर भगाओगे? वो तो दूसरे साथियों को लेकर आ जाएंगे और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि एक एक करके इन चारों को ख़त्म कर दिया जाए। ये लोग कातिल हैं, इन्होंने बड़े खून किए हैं, इनका मारा जाना ही अच्छा है। तुम ऐसा करो कि 2 पहरेदार जो आगे हैं उनको ठिकाने लगा दो, बाकी 2 को मैं संभाल लूँगी। ठीक है, चलो मेरे साथ चलो। नाग ने रेंगना शुरू कर दिया। मारिया भी इसके पीछे पीछे चल रही थी। हेमे के पास पहुंचकर मारिया ने कहा, अब तुम्हारा काम शुरू होता है। तुम सबसे अगले 2 पहरेदारों को डस दो, पिछले 2 को मैं संभाल लूँगी। नाग रेंगता हुआ वहाँ आ गया जहाँ अगला पहरेदार चक्कर लगाकर गुजरने वाला था। सांप ने अपना फन फैला लिया और हेमे की आड़ में छुप कर बैठ गया। पहरेदार की राह देखने लगा। जब वो इसके करीब से निकलने लगा तो सांप ने आगे बढ़कर एक ही झटके में इसकी टांग पर डस दिया। पहरेदार लड़खड़ाकर गिर पड़ा। जहर ने इसके सारे बदन को सुन कर दिया था। दूसरा पहरेदार वहां पहुंचा तो पहले पहरेदार पर झुक गया। वो झुका ही था कि सांप ने इसके गर्दन पर डस दिया। गर्दन पर डसते ही पहरेदार ने गर्दन पर हाथ मारा, पर इसका सारा बदन काम कर रह गया और अकड़ने लगा और गला बंद हो गया। वो भी एक ही पल में गिरा और ठंडा हो गया। नाग के अंदर अब इतना जहर बाकी नहीं था कि वो किसी को डस सकता। इसके लिए इसे कम से कम आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ता। नाग चुपके से निकलकर एक तरफ हट कर बैठ गया। अब मारिया की बारी थी। बाकी 2 पहरेदारों ने अपने साथियों की लाशों को देखा तो भाग कर इनकी तरफ आए। इनके आते ही मारिया ने कमान में तीर जोड़ा और इसे चला दिया। सन की आवाज़ के साथ ही तीर कमान से निकलकर तीसरे पहरेदार की छाती में दिल के आर पार हो गया। दिल का जख्म मुहलक साबित हुआ और तीसरा पहरेदार भी गिरकर मर गया। चौथे पहरेदार ने शोर मचा दिया। इसके शोर मचाते ही मंगोल भाग कर इधर जमा हो गए। इस दौरान में मारिया ने हेमे में दाखिल होने की बहुत कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो सकी और मंगोल कज़ाकों ने हेमे में से थांग को निकाल कर काबू में कर लिया। वो अपने साथियों की मौत की जिम्मेदारी चीनी लड़की पर डालते हुए इसे मार पीट रहे थे। मारिया का कुछ बस नहीं चलता था। वो इतने सारे डाकू का मुकाबला नहीं कर सकती थी। फिर भी इसने कमान में तीर जोड़कर चलाने शुरू कर दिए। मंगोल एक एक करके गिरने लगे। वो चूंकि किसी को दिखाई नहीं देती थी, इसलिए बहुत करीब से सामने खड़े होकर दिल पर निशाना लगा रही थी। इसका हर तीर दिल के ठीक निशाने पर बैठता और मंगोल कज़ाक एक बार तड़प तड़प कर हमेशा के लिए ठंडा हो जाता। 10-12 डाकू देखते देखते मारिया के तीरों का निशान बन गए। बाकी
मंगोल बड़े परेशान हुए कि ये क्या माजरा है। इधर कैलाश ने जब खैमे के बाहर पहरेदारों को गैब पाया तो वो भागकर झील के करीब वाली झाड़ियों में आ गया। वहाँ पहले ही से मौजूद अंबर ने इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ झाड़ियों में खींचकर छुपा लिया। अब मारिया अकेली मंगोलों का मुकाबला कर रही थी। इस अरसे में नाग फिर से ताज़ा दम हो गया। वो रिंग रिंग कर छुप छुप कर इस जगह आया जहाँ एक मंगोल ने चीनी लड़की थांग को अपने मजबूत बाजू में काबू कर रखा था। सांप ने बड़े आराम से पीछे से आकर इसे ढस दिया। मंगोल देखते का देखते रह गया। थांग पर इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। इसे गिरता देखकर दूसरा मंगोल आगे बढ़ा और इसने चीनी लड़की को काबू कर लिया। वो ये समझा कि मंगोल को कोई तीर लगा है। दूसरा डाकू ने रस्सी निकालकर चीनी लड़की को जकड़कर एक दरख्त से बांध दिया और खुद बाकी डाकुओं के साथ तलवार निकालकर हवा में चलाने लगा। किसी मंगोल डाकू को समझ नहीं आ रहा था कि ये तीर किधर से आ रही है। मारिया ताक कर निशाने पर बांध रही थी। इसका तीर कोई भी हटा नहीं जा रहा था क्योंकि वो बहुत करीब आकर निशाना लगाती थी। वहाँ तमाम हैमों में भगदड़ मच सी गई। नाग ने दूसरे मंगोल को भी हलाक कर दिया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये मंगोल कज़ाकों को बड़ी खामोशी के साथ कौन कत्ल पर कत्ल कर रहा है। मारिया की अब ये कोशिश थी कि किसी तरह से वो थांग को उठाकर अपने साथ घोड़े पर सवार कर ले, क्योंकि ऐसा करने से थांग इसके साथ ही गायब होकर दूसरों की नज़रों से ओझल हो जाती। मगर वहाँ करीब कोई घोड़ा ना था। मारिया वहाँ से निकलकर एक तरफ जाने लगी तो इसने नाग को देखा। एक डाकू तलवार लिए इसके पीछे इसे हलाक करने के लिए भाग रहा था। नाग की जान खतरे में थी। मारिया भागकर इसकी तरफ गई। इसने ज़मीन पर से गिरा हुआ एक नेज़ा उठाया और पीछे से डाकू की कमर में घोंप दिया। डाकू मुँह के बल आगे गिर पड़ा। मारिया ने नाग को उठाकर अपनी गर्दन के गिर्द लपेट लिया और बोली, मैं घोड़े की तलाश में हूँ ताकि थांग को इस बार अपने साथ सवार करके यहाँ से निकल जाऊँ। ज़रा फासले पर एक घोड़ा बंधा हुआ था। मारिया लपक कर इस घोड़े के पास आई और इस पर सवार होगी। घोड़ा दौड़ाती हुई वो इस दरख्त के पास आई जहाँ इसने अपना घोड़ा बांधा था। अपना घोड़ा बदल कर वो चीनी लड़की की तरफ आ गई। चीनी लड़की को दो मंगोल घसीटते हुए एक खैमे की तरफ ले जा रहे थे। मारिया ने आगे बढ़कर एक मंगोल डाकू के सर पर तलवार का दस्ता मारा। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। दूसरे ने पलट कर देखा तो मारिया ने इसके कंधे पर तलवार का वार किया। डाकू का कंधा लटक गया और उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मारिया ने थांग का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, थांग मेरे घोड़े पर आ जाओ। थांग लपक कर मारिया के घोड़े पर सवार हो गई और उसके साथ ही वो गायब हो गई। डाकू हैरान खड़े एक दूसरे का मुंह देखते रह गए कि अभी चीनी लड़की वहाँ खड़ी थी, अब कहाँ गुम हो गई। मारिया, नाग और चीनी लड़की थांग को लेकर झील के किनारे की तरफ आ गई। अंबर इसी झील किनारे एक जगह झाड़ियों में छुपकर बैठा हुआ था। कैलाश भी इसके साथ आकर शामिल हो गया था। मंगोल डाकू में एक अफरा तफरी और भगदड़ मची हुई थी। देखते ही देखते इनके कितने ही आदमी हलाक हो गए थे और कैदी भी जाने कहाँ गायब हो गए थे। वो खूनख्वार बनकर चक्कर लगा रहे थे और एक दूसरे पर चीख रहे थे। मारिया ने एक जगह झाड़ियों में अंबर और कैलाश को देख लिया। वो इनके पास आकर बोली, अंबर भाई, मैं नाग और थांग को लेकर आ गई हूँ। मारिया ने नाग को गले से उतार कर ज़मीन पर रख दिया। ज़मीन पर आते ही नाग ज़ाहिर हो गया। अंबर ने प्यार से इसे उठाकर गले से लगा लिया और इससे बातें करने लगा, मगर वो इससे कोई जवाब नहीं दे सकता था। नाग ने इंसान की शक्ल इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन मारिया ने इसे मना कर दिया। नाग भाई, अभी सांप ही बने रहो, अभी तुम्हारी ज़रूरत है और फिर इंसान की शक्ल में मैं तुम्हें छुपा नहीं सकूंगी। नाग सांप ही बना रहा। अंबर ने इसे अपनी गर्दन के गिर्द लपेट लिया और मारिया से कहा, मारिया बहन, मेरा ख्याल है हमें अब यहाँ से भाग निकलना चाहिए। मारिया बोली, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही घोड़ा है। बेहतर यही है कि तुम लोग इस कश्ती में सवार होकर झील के पार पहुँचो। मैं थांग को लेकर तुम्हारे पास झील के उस पार आ जाऊँगी। अंबर ने कहा, तुम थांग को भी हमारे साथ ही कर दो। नहीं अंबर भाई, हो सकता है तुम्हारी कश्ती किसी मुसीबत में फंस जाए, इसलिए थांग को मैं अपने साथ घोड़े पर ही बिठाए रखूँगी। अच्छा, खुदा हाफिज़, झील के पार मिलेंगे। मैं झील पार वाले जंगल में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मारिया घोड़े पर थांग को बिठाए वहाँ से निकल गई। अंबर और कैलाश छुपते छुपाते एक कश्ती तक पहुँचकर इसमें सवार हुए। उन्होंने चारों तरफ देखकर इस बात का इत्मीनान कर लिया कि कोई इन्हें नहीं देख रहा, मगर ये इनकी भूल थी। जिस कबीले के 200-150 आदमी को कत्ल करके वो जा रहे थे, वो कबीले वाले इतनी आसानी से इन्हें छोड़ नहीं सकते थे। उन्होंने अपने खास जासूस हर उस मकाम पर बिठाए दिए थे जहाँ इन्हें उम्मीद थी कि कैदी भाग सकते हैं। झील के बारे में इन्हें बहुत ज़्यादा शक था कि कैदी ज़रूर इधर का ही रुख करेंगे। जासूस ने इसी वक्त तीर चलाकर दूसरे मंगोलों को खबरदार कर दिया।
अंबर की कश्ती झील में से गुजर रही थी। सांप इसके गले में लिपटा हुआ था और कैलाश पास ही कश्ती में बैठा हुआ था। जासूस ने जाकर मंगोल सरदार को इत्तला दी कि 2 कैदी कश्ती के जरिए झील पार करके भाग रहे हैं। 10 मंगोल डाकू की एक टोली तीर कमान और तलवारें लेकर झील के दूसरे किनारे पहुंच गई और मफरूर दुश्मनों का इंतजार करने लगी। मंगोल डाकू को अब यकीन हो गया था कि यही वो लोग हैं जिन्होंने इनके आदमियों को कत्ल किया। वो इंतकाम की आग में भड़क रहे थे और इस इंतजार में थे कि कश्ती किनारे पर लगे और वो इन पर टूट पड़े। अंबर और कैलाश को कोई खबर नहीं थी कि किनारे पर इनकी मौत इनकी राह देख रही है। मारिया अभी तक घोड़े पर सवार ऊपर पहाड़ी पर से होकर चली आ रही थी। घोड़े के जरिए रास्ता लंबा था, इसे एक लंबा चौड़ा चक्कर काटकर आना पड़ता। वो अभी रास्ते में ही थी कि मंगोल कजाकों का दस्ता इनसे पहले झील किनारे पहुंचकर झाड़ियों में छुप गया। मंगोल देख रहे थे कि अंबर और कैलाश कश्ती में बैठे हुए किनारे की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनका अपने साथियों के कातलों का देखकर खून खौल रहा था। जो ही अंबर ने कश्ती किनारे के साथ लगाकर कदम कश्ती से बाहर रखा, एक खूनी तीर सन करके आया और कैलाश के सीने के में दिल के आर पार हो गया। कैलाश के मुंह से सिर्फ एक हल्की सी आह निकली और जमीन पर गिरते ही मर गया। अंबर इस पर झुका ही था कि दूसरा तीर इसकी गर्दन में आकर खूब गया। खुशकिस्मती ये हुई कि नाग बच गया। नाग तेजी से गर्दन से उतरकर अंबर के कदमों में आ गया। अंबर ने दोबारा कश्ती में छलांग लगा दी और जोर जोर से चप्पू चलाने शुरू कर दिए। इस वक्त 4-5 मंगोल कश्ती में छलांग लगाकर अंबर को काबू कर चुके थे। अंबर ने अपनी गर्दन में से खींचकर तीर बाहर निकालकर फेंक दिया था। नाग कश्ती में सवार नहीं हुआ था, वो झील किनारे झाड़ियों में ही छुपा हुआ था। मंगोलों ने अंबर को काबू करके लोहे की जंजीरों में जकड़ा और कश्ती को चलाते हुए झील के हैमों वाले किनारे पर वापस आए। नाग सारी तो सूरत हाल समझ गया था। उसे मालूम था कि मारिया को इस जगह पहुंचना है। वो इसी जगह छुप कर बैठ गया और मारिया की राह देखने लगा। दिन का उजाला चारों तरफ फैल चुका था। नाग ने सोचा कि अगर वो सांप की शक्ल में रहा तो मारिया इसे ना देख सकेगी। वो सांस को खींचकर फनकार मारी और इंसान की शक्ल में तब्दील हो गया। ऐसी सूरत में मारिया इसे दूर से ही देखकर पहचान सकती थी। थोड़ी देर में इसने घोड़े की कदमों की आवाज़ सुनी। नाग झाड़ियों में से निकलकर बाहर आ गया तो वो मारिया को नहीं देख सकता था, लेकिन मारिया ने इसे दूर से ही देख लिया था। वो परेशान हुई कि नाग वहाँ सामने खुलकर क्यों खड़ा है। क्या इसे मालूम नहीं कि अगर मंगोलों ने इसे देख लिया तो इस पर सबू ने हमला कर देना है। करीब आकर इसने नाग से पूछा, छुप जाओ नाग, मंगोल तुम्हें देख लेंगे। नाग आवाज़ का अंदाज़ा लगाकर मारिया के करीब आ गया। मारिया ने कहा, अंबर और कैलाश कहाँ हैं? इनकी कश्ती मुझे दिखाई नहीं दे रही। नाग ने कहा, मंगोल अंबर को दोबारा पकड़कर ले गए हैं और कैलाश को भी। नहीं मारिया बहन, कैलाश की लाश करीब ही घास में पड़ी है। मारिया और थांग ने घोड़े पर बैठे बैठे ये सुना तो हैरान परेशान हो गई। मारिया तो एकदम से घोड़े से उतर आई। इसके नीचे उतरते ही घोड़े पर बैठी हुई चीनी थांग लड़की सामने दिखाई देने लगी। मारिया ने कहा, थांग घोड़े को दरख्तों की आड़ में ले आओ। वो भी नाग के साथ दरख्तों की आड़ में आ गई। यहाँ नाग ने सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह वो बड़े सुकून से झील में चले आ रहे थे कि किनारे पर पहुंचकर मंगोलों के एक दस्ते ने इन पर हमला कर दिया। पहला तीर कैलाश के दिल के पार हो गया और वह गिरते ही मर गया और बाकी लोग अंबर को जंजीरों में जकड़ कर वापस ले गए। मारिया और नाग इस जगह आ गए जहाँ कैलाश की लाश पड़ी थी। ज़मीन पर खून जम गया था और कैलाश की रूह कब की परवाज़ कर चुकी थी। मारिया ने कहा, नाग भाई ये तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ। कैलाश की मौत का मुझे बेहद सदमा हुआ। बेचारे ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। हाँ बहन, बड़ा शरीफ आदमी था और हंसमुख भी, मगर मौत आनी थी और आ गई। अब सिवाय सब्र के कुछ नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है हमें इसकी लाश को झील में डाल देना चाहिए ताकि जंगली दरिंदे इसकी बेहुरमती ना कर सके। मारिया और नाग ने मिलकर कैलाश की लाश के साथ एक भारी पत्थर बांधा और इसे आहिस्ता से उठाकर झील में डाल दिया। लाश एक पल के अंदर अंदर झील के गहरे पानी में गायब हो गई। इस काम से फारग होकर नाग और मारिया दरख्तों की ओट में आकर वहाँ बैठ के जहाँ पहले बेचारी चीनी लड़की थांग घोड़े पर चुपचाप सहमी बैठी थी। मारिया बहन, हमें कैलाश की मौत का बदला लेना होगा वरना इसकी रूह हमेशा बेचैन रहेगी। मारिया बोली, फिक्र न करो नाग, हम बदला ज़रूर लेंगे और अंबर को भी जालिम मंगोलों के पंजे से रहा करवाएंगे। इसकी एक ही सूरत है कि तुम थांग के पास एक जगह छुप कर बैठ जाओ, मैं झील पार जाकर अंबर को बचा कर लाती हूँ। क्या तुम अकेली ये काम कर सकोगी? हाँ, मेरा ख्याल है मैं अकेली ही ये महम सर कर लूँगी। तुम वैसे भी मेरे साथ नहीं जा सकते क्योंकि मैं चीनी लड़की को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती।
वो डरपोक है, हो सकता है घबरा कर चलाना शुरू कर दे या कोई डाकू इधर फिरता हुआ निकल आए और इसे उठा कर ले जाए। जैसे तुम्हारी मर्जी मारिया बहन, मैं थांग की हिफाजत करूँगा, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखना, और वो ये कि इस मकाम से हट कर कहीं नहीं जाना। इन दरख्तों की आड़ में ही छुपे रहना। मैं इस जगह अंबर को लेकर आ जाऊँगी, तुम दोनों को इसी जगह रहना है। मैं इसी जगह तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मारिया, तुम जाओ और अंबर को बचाकर अपने साथ ले आओ। मारिया घोड़े पर सवार होकर घोड़ा दौड़ाती हुई चली गई। नाग ने चीनी लड़की थांग साथ लिया और दरख्तों के झुंड में एक ऐसी जगह घनी झाड़ियों में छुप कर बैठ गया। झाड़ियों के दरमियान चाहें काट कर इसने इतनी जगह बना ली थी कि वह दोनों लोगों की नज़रों से ओझल होकर छुप कर बैठ जाए और उन्हें कोई ना देख सके। वो चक्कर काट कर झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। नाग ने पत्तों पर किसी के चलने की आवाज़ सुनी तो चौकन्ना हो गया। इसने देखा कि एक मंगोल हाथ में तलवार लिए झाड़ियों की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। नाग ने हथा था वो अकेला मंगोल डाकू का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसने चीनी लड़की से कहा, थांग, तुम इसी जगह चुपचाप बैठी रहो और खबरदार घबराना हरगिज़ नहीं। मैं सांप बनकर इस डाकू की खबर लेता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। अगर तुम डरती रही तो ये डाकू मुझे हलाक करके तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाएगा और फिर सारी ज़िंदगी तुम्हें इसके पंजे से कोई रहा नहीं करा सकेगा। चीनी लड़की ने डर कर कहा, अच्छा मैं यहाँ बैठती हूँ, नाग भाई तुम जाओ। नाग चुपके से झाड़ियों से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही इसने सांस अंदर की तरफ खींचकर जोर से सांस लिया और एकदम से इंसान से सांप बन गया। सांप बनते ही वो घास पर रेंगते हुए दूसरी तरफ से मंगोल पर हमला करने के लिए निकल गया। इस दौरान में मंगोल डाकू झाड़ियों में छलांग लगाकर चीनी लड़की के सर पर पहुंच गया था। थांग ने डाकू को अपने सामने पाकर जोर से चीख मारी। नाग को अब महसूस हुआ कि डाकू तो पहल कर चुका है और थांग के पास पहुंच गया है। अब सबसे ज़्यादा खतरा ये था कि कहीं डाकू चीनी लड़की पर तलवार से हमला न कर दे, क्योंकि मंगोल अपने साथियों के कत्ले आम से सख्त आग बगोला हो रहे थे और वो हर सामने आ जाने वाले शय को दो टुकड़े कर देते थे। नाग तेजी से रेंगता हुआ झाड़ियों की तरफ आ गया। वहाँ उसने देखा कि मंगोल डाकू थांग को कंधे पर डालकर झाड़ियों में से बाहर निकाल रहा था। चीनी लड़की चीख चीख कर हाथ पाँव मार रही थी। मंगोल ने इसके मुंह में कपड़ा ठोंस दिया। थांग का मुंह बंद हो गया, मगर वो बदस्तूर टांगे चलाती रही। नाग अंदाजा करके सामने की तरफ आ गया। इधर से मंगोल डाकू को गुजरना था। सांप ने अपनी गर्दन उठाकर फन फैला लिया और पगडंडी के पहलू में छुप कर बैठ गया। जो ही मंगोल थांग को लेकर यहाँ नमूदार हुआ, नाग इसके सामने आ गया। जज्बात में नाग से ये गलती होगी कि वो मंगोल के सामने आ गया था। हालांकि इससे मालूम था कि मंगोल के पास तलवार है और तीर कमान भी है। नाग को ये चाहिए था कि वो छुप कर हमला करता। चुनाचे वही हुआ जिसका डर था। मंगोल ने अपने सामने स्याह काले नाग को फन फैलाए देखा तो इसने चीनी लड़की को ज़मीन पर उतार दिया और खुद कमान में तीर जोड़कर चला दिया। सन से तीर सांप की गर्दन के करीब से गुजर गया। अब नाग को अपनी शदीद गलती का एहसास हुआ। मंगोल लोग सांप से नहीं डरते थे। इनकी सारी ज़िंदगी जंगलों में और सहराओं में गुजरती थी और अक्सर वो सांपों को मारते थे। मंगोल आगे बढ़कर सांप पर तलवार से हमला कर रहा था। नाग को अपनी फिक्र पड़ गई कि अगर एक भी तलवार का वार इसे लग गया तो वो दो टुकड़े हो जाएगा और मंगोल इसे बाद में अपने पाँव से कुचल देगा। ऐसी सूरत में नाग सही मायनों में हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा। नाग ने अपना बचाव शुरू कर दिया। मंगोल ऐसा माहिर तलवारबाज था कि वो नाग को डसने का छोटा सा मौका भी नहीं दे रहा था। नाग ने एक तरफ भागना शुरू कर दिया। मंगोल इस पर तीर चलाने लगा। नाग ने एक दरख्त को देखा, इसकी तरफ लपका और उस पर चढ़ गया। मंगोल ने सांप पर तीरों की बारिश शुरू कर दी। जब इसने देखा कि सांप इसकी पहुंच से बाहर निकल गया है तो वो चीनी लड़की की तरफ पलटा जो एक तरफ सहमी बैठी थी। मंगोल ने इसे दोबारा उठाकर कंधे पर डाला और चल पड़ा। अब नाग ने बड़ी अक्लमंदी और होशियारी से मंगोल पर हमला करने की तरकीब बनाई। वह दरख्त पर से उतरकर बड़ी मकारी के साथ मंगोल का पीछा करने लगा। मंगोल के वहम में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि सांप इसका पीछा कर रहा है, इसलिए कि एक आम सांप को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो किसी इंसान का ताक़ुब करे। ज़्यादा से ज़्यादा एक इंसान को डस कर हलाक कर सकता है, मगर इसका ताक़ुब करने की इसे क्या ज़रूरत है। मगर मंगोल बेचारे को ये खबर नहीं थी कि इसका मामला एक ऐसे सांप से है जो एक इंसान भी है और जो इसका दुश्मन है और जिसकी बहन को वो कंधे पर उठाकर अगवा करके लिए जा रहा है। मंगोल एक पगडंडी पर मोड़ घूमते ही लगा था कि एक फनकार की आवाज़ सुनाई दी और सांप ने उछलकर मंगोल की पंडली पर डस दिया। मंगोल ने अपने पीछे सांप को देखा तो इसका खून खोल उठा के कम वक्त अभी तक इसके पीछे पीछे चला आ रहा है। उसे खबर ही ना हुई कि नाग ने अपने फन से इसकी पंडली पर डस दिया है। मंगोल ने चीनी लड़की को ज़मीन पर फेंका और तलवार निकालकर नाग की तरफ बढ़ा। नाग परे हटकर खड़ा हो गया, इसलिए कि इसे मालूम था कि इससे एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकेगा। वो
और वही हुआ। जो ही मंगोल ने दूसरा कदम उठाया, इसके पैर डगमगाने लगे। नाग ने फुनकार मारी और पलक झपकते ही इंसान की जून में आ गया। मंगोल ने यह शोभाबाजी देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, मगर अब जहर अपना काम कर चुका था। डाकू के हाथ से तलवार अपने आप छूटकर जमीन पर गिर पड़ी थी। इसका सारा बदन लरजने लगा था, इसकी खाल जगह जगह से फट गई थी, इसमें खून रसने लगा था। फिर वो धड़ाम से जमीन पर गिरा और गिरते ही दम तोड़ गया। मंगोल के गिरते ही थांग जमीन पर से उठ खड़ी हुई। नाग और थांग ने मिलकर मंगोल की लाश को घसीटकर इसे झील के पास ले आए और फिर इसे झील में फेंक दिया। नाग ने कैलाश के खून का बदला ले लिया था और मंगोल को भी मारकर झील में डाल दिया था। थांग ने कहा, क्या हमें इसी जगह छुपकर मारिया की राह देखनी चाहिए? नाग बोला, ज़रूरी यही है कि हम इसी जगह छुपकर मारिया बहन का इंतज़ार करें, क्योंकि वो हमें इसी जगह बैठने रहने की ताकीद करके गई है। मेरा ख्याल है कि खतरा टल गया है, हमें इसी जगह किसी मुकाम पर छुप जाना चाहिए। चुनाचे वो झील किनारे पत्थरों के दरमियान एक जगह छुप कर बैठ गए। उधर मारिया घोड़े पर सवार मंगोलों के हैमा के पास पहुंच गई थी। अभी वो कुछ ही फासले पर थी कि इसने देखा मंगोलों ने अंबर को एक दरख्त के साथ उल्टा लटका रखा है और नीचे आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं। इर्द गिर्द सारे कबीले के डाकू जमा है। गोया अंबर को आग में जिंदा जलाने की तैयारियां हो रही थी। पहले तो मारिया ने सोचा कि वो इसी जगह ठहर कर इंतज़ार करे, क्योंकि जाहिर है कि आग अंबर को नहीं जला सकती, क्योंकि अंबर की किस्मत में तो मौत ही नहीं थी। जब मंगोल देखेंगे कि अंबर पर आग का असर नहीं हो रहा तो वो ज़रूर इससे मुतासर होकर ना सिर्फ के अंबर को रहा कर देंगे बल्कि उल्टा इसकी पूजा शुरू कर देंगे। लेकिन ये काम बड़ा लंबा था। कहाँ आग जले, कहाँ आग के शोले बुलंद हो और फिर कहीं आग का असर ना होने का इंतज़ार किया जाए। मारिया ने पहले ही हमले करने का इरादा कर लिया। वो घोड़े पर सवार होकर एक दरख्त की आड़ में आकर खड़ी होगी। यहाँ से वो दरख्त बिल्कुल सामने था, जिसकी शाह पर मंगोलों ने अंबर को बांध रखा था। मंगोल आग जलाने के लिए पत्थरों को रगड़ने लगे। एक चिंगारी पैदा हुई और लकड़ियों में आग लग गई। लकड़ियाँ गीली थी, आग आहिस्ता आहिस्ता सुलग रही थी। अब मारिया ने हमला करने के लिए न्याम में से तलवार बाहर निकाल ली। वो आगे बढ़ी और उसने दूर से निशाना बांध कर इस तरह तलवार फेंकी, वो सीधी रस्सी को काटती हुई एक मंगोल के सर पर जा लगी। रस्सी के टूटते ही अंबर धड़ाम से सुलगती हुई लकड़ियों पर गिर पड़ा। सारे मंगोल एक शोर के साथ उठकर खड़े हो गए। उन्होंने तलवारें निकाल ली। अब अंबर ने भी एक मंगोल पर हमला कर दिया। वो इसकी तलवार खींचकर कुछ तलवारबाजी के जौहर दिखाना चाहता था। इसे मालूम हो चुका था कि मारिया इसकी मदद के लिए वहां पहुंच चुकी है। दूसरे मंगोल इस पर टूट पड़े। वो इस पर तलवारें और तीर चलाने लगे, लेकिन इनकी हैरानी दम बदम बढ़ती जा रही थी कि अंबर पर ना तलवार का असर होता था और ना नेज़े ही इसके जिस्म को जख्म लगाते थे और ना खून बहता था। अंबर ने एक डाकू की तलवार छीन ली और मैदान में आ गया। वो एक बहादुर नौजवान सिपाही की तरह बड़ी महारत के साथ तलवार चला रहा था। इसने तलवार चलाने का फ़न मिस्र के कदीम फ़िरौनों के सिपा सलारों से सीखा था। वो बिजली जैसी तेज़ी के साथ दुश्मनों की सफ़ों में घुसकर इनका सफाया कर रहा था। दूसरे इसे यह भी बर्तरी हासिल थी कि इसको जख्म न लगता था। इस पर किसी की तलवार पर कोई असर नहीं हो रहा था, जबकि इसकी तलवार दूसरों को कत्ल पर कत्ल किए जा रही थी। दूसरी जानब मारिया भी दूर खड़ी अपना काम कर रही थी। मारिया धड़ाधड़ एक एक करके तीर चलाई जा रही थी। मंगोल डाकू का एक बार फिर कत्लेआम शुरू हो गया था। वो लोग घबरा गए, क्योंकि यके बाद दीगरे इनके आदमी कत्ल होकर ज़मीन पर गिर रहे थे, जबकि इनके दुश्मन अंबर पर तीर तलवार का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर इनकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि अंबर तो तलवार चला रहा है, फिर ये तीर उड़ उड़ कर कहाँ से आ रहे हैं। इन बातों का नतीजा ये निकला कि मंगोल डाकू के कदम उखड़ गए। उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया। आखिर वो भाग खड़े हुए। इस शिकस्त का ना मारिया को उम्मीद थी और ना अंबर को उम्मीद थी। इनका ख्याल ये था कि डाकू भागेंगे नहीं, वही जमकर मुकाबला करेंगे और भागना इन्हें पड़ेगा। लेकिन ये बात इनके ख्याल के उल्ट हुई। मंगोल वहाँ से झील की तरफ और पहाड़ों की तरफ भाग गए। मारिया ने अंबर को आवाज़ दी, अंबर रुक जाओ, इन्हें भागने दो। अंबर तलवार हाथ में लिए रुक गया। मंगोल वहाँ से फरार हो चुके थे। मारिया अंबर के करीब आकर घोड़े पर से उतर आई। वहाँ बेशुमार डाकुओं की लाशें बिखरी पड़ी थी। अंबर ने कहा, क्या तुम्हें कैलाश के बारे में पता चला? मारिया ने कहा, हाँ, कैलाश की मौत का मुझे बेहद सदमा हुआ है। मुझे नाग ने बताया और फिर हमने कैलाश की लाश को झील में डाल दिया, लेकिन हमने कैलाश की मौत का बदला ले लिया है। अंबर ने कहा, नाग और थांग किस जगह पर है? मारिया बोली, वो झील के दूसरे किनारे पर है। मुझे इनकी फ़िक्र है, क्योंकि कुछ मंगोल शिकस्त खाकर झील की तरफ भागे हैं और कश्ती में झील पार कर रहे हैं। तो फिर जल्दी चलो, हमें नाग के पास पहुंचना चाहिए। आओ मेरे साथ। यहाँ बहुत से घोड़े बंधे हुए हैं। मेरा ख्याल है हमें यहाँ से थांग और नाग के लिए भी घोड़े लिए चलना चाहिए।
बड़ा अच्छा ख्याल है घोड़े हासिल करने का, इससे अच्छा मौका शायद कभी ना मिले। उन्होंने वहाँ से 3 घोड़े लिए। एक घोड़े पर अंबर सवार हो गया और 2 घोड़ों को वैसे ही साथ लेकर वो झील के दूसरे किनारे पर पहुँच गए। यहाँ जब उन्होंने इस जगह नाग और थांग को ना देखा जहाँ मारिया ने इन्हें छोड़ गई थी, तो वो परेशान हो गए। वो यहाँ से किधर चले गए? मैं तो इन्हें इसी जगह छोड़कर गई थी। तलाश करते करते जब वो झील के किनारे पत्थरों के दरमियान पहुंचे तो उन्होंने मंगोलों को देखा जो कश्ती में से निकलकर भागे जा रहे थे। मारिया और अंबर वहीं रुक गए। कहीं उन्होंने नाग को तो नहीं देख लिया? ये क्यों कर हो सकता है? नाग अपना बचाव कर सकता है, अलबत्ता मुझे चीनी लड़की की फिक्र हो रही है। इतनी देर में मंगोल बड़ी तेजी से किनारे के जंगल में गायब हो गए। मारिया और अंबर आगे बढ़कर थांग और नाग की तलाश करने लगे। आखिर एक जगह उन्होंने देखा कि दोनों सामने के दरख्तों से निकलकर चले आ रहे हैं। अंबर ने आगे बढ़कर नाग को गले से लगा लिया। इंसान की जून में आने के बाद नाग से अंबर की ये पहली मुलाकात थी। अब वो झील के किनारे बैठ के नाग देर तक अंबर से बातें करता रहा। मारिया और थांग ने इस दौरान में झील में जी भर कर नहाया। अंबर ने अपने खून आलूद कपड़े धोकर सिखाए, वो भी नहा धोकर साफ सुथरा हो गया। फिर उन्होंने झोले में से ज्वार की रोटी निकालकर पानी के साथ खाई। कुछ देर आराम किया। अंबर ने कहा, अब हम पर एक भारी जिम्मेदारी आती है, वो ये कि हमें थांग को शंघाई में इसके माँ बाप के घर तक पहुँचाना है। वैसे भी मैं मुल्क चीन के सफ़र के लिए निकला था, लेकिन अब सैर के साथ ही साथ एक काम भी करना होगा। मारिया ने कहा, हम थांग को इसके माँ बाप के पास ज़रूर पहुँचाएंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है। नाग बोला, कैलाश ने कहा था यहाँ से मुल्क चीन की सरहद 4 दिनों और 4 रातों के बाद शुरू होती है। इस हिसाब से अगर हम आज का दिन भी सफ़र में शामिल कर लें तो हम 3 दिन के बाद चीन की सरहद में होंगे। हाँ थांग, क्या तुम्हें चीन के रास्तों के बारे में कुछ मालूम है? थांग कहने लगी, मैं शंघाई पहुंचकर अपने माँ बाप के घर जा सकती हूँ, इसके अलावा मुझे किसी रास्ते का इल्म नहीं। और बात भी सच्ची थी। थांग को मंगोलों ने अगवा करके बेहोश कर दिया था। रास्ते में अगर किसी जगह इसे होश भी आया था तो वो रास्तों को जहन में ना रख सकी थी। एक तो उसकी उम्र कम थी, दूसरे इसे बेहोशी के आलम में सफ़र करना पड़ा था। मारिया ने कहा, कोई बात नहीं, हम अंदाजे से सफ़र शुरू करेंगे। सितारे हमारी रहनुमाई करेंगे और खुदा हमारी रहनुमाई करेगा। हम एक ना एक दिन ज़रूर मुल्क चीन पहुँच ही जाएंगे। अंबर ने कहा, कैलाश ने कहा था कि इस वक्त खमांचो नाम का एक खूंखार बादशाह मुल्क चीन पर हुक्मरानी कर रहा है। वो एक जाबर और सख्त दिल बादशाह है। क्यों थांग, तुम्हें कुछ बादशाह के जुल्म के बारे में इल्म है? थांग ने कुछ सोचकर कहा, लोग बादशाह से बहुत डरते हैं। मेरा बाप सौदागर है, वो हर साल बादशाह के कोतवाल को बहुत सा नजराना पेश करता है। इसके अलावा कोतवाल के नौकर जिसके घर में चाहें घुस जाते हैं और वहाँ से गला कपड़ा और जो चाहे समेट कर ले जाते हैं। किसी को जुबान खोलने की जरूरत नहीं होती। बादशाह लोगों को पकड़कर अपने हाथों से कत्ल करके बड़ा खुश होता है। मारिया, अंबर और नाग ताज्जुब से थांग की बातें सुन रहे थे। इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी डाकुओं की कमीनगाह में दाखिल होने वाला है। थांग ने कहा, बादशाह की मलका बड़ी नरम दिल है, मगर मलका की कोई पेश नहीं जाती, इसकी आवाज़ ना होने के बराबर है। बादशाह मलका की भी परवाह नहीं करता, शायद इसलिए कि मलका के यहाँ कोई लड़का पैदा नहीं हुआ जो बादशाह के बाद इसका तख्त संभाल सके। इन दोनों बादशाह नई शादी करने की तैयारियां कर रहा है। बहुत खूब, अंबर बोला। थांग ने तो हमें काफ़ी बातें बता दी हैं। मेरा ख्याल है अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मंगोल डाकू अपने किसी साथी कबीले को साथ यहाँ लेकर पहुँच जाएं। बड़ा मुनासिब ख्याल है, आओ चलें। अंबर, नाग और थांग अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए। मारिया अपने घोड़े पर सवार होकर घोड़े समेत गायब हो गई और उन्होंने मुल्क चीन की तरफ का सफ़र शुरू कर दिया। झील के इलाके से निकलकर वो एक घाटी में उतर गई। घोड़ों पर सवार होने की वजह से वो बड़े आराम से सफ़र कर रहे थे। घोड़े पथरीली और ऊंची नीची ज़मीन पर संभल संभल कर चल रहे थे। ये पहाड़ी घोड़े थे और उन्हें ऐसी पथरीली ज़मीन पर सफ़र करने की बड़ी महारत थी। शाम तक ये लोग चलते रहे। घाटियों से निकलकर वो एक मैदानी इलाके में आ गए जहाँ दूर दूर तक घास उगा हुआ था। झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। बहुत दूर पहाड़ियों की एक दीवार सी उठती चली गई थी। थांग ने इन्हें बताया कि यह चीन की सरहदी पहाड़ है। इन पहाड़ों के पार मुल्क चीन आबाद है। अंबर, मारिया और नाग इन पहाड़ों को बड़े शौक से तकने लगे। इन तीनों को चीन देखने का बहुत शौक था। आज वो अपने शौक को पूरा करने घर से निकल खड़े हुए थे। अब शाम का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अंबर ने कहा, इन्हें रात बसर करने के लिए किसी मुनासिब जगह को चुन लेना चाहिए। थांग कहने लगे कि मेरा ख्याल है यहाँ कहीं एक दरिया बह रहा है। दरिया के किनारे कुछ गांव आबाद हैं। अगले रोज़ डाकू एक गांव में आकर ठहरे थे। वो लोग इस गांव में रात बसर करने के ख्याल से आगे रवाना हो गए।
رات ہونے والی تھی کہ وہ ایک دریا پر پہنچ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا دریا تھا، کنارے پر جھاڑیوں کے جھنڈ اگے ہوئے تھے اور ذرا فاصلے پر ایک جگہ چراغوں کی ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ ماریا نے کہا میرا خیال ہے یہ روشنی کسی گاؤں میں ہو رہی ہے، آؤ وہاں چلتے ہیں۔ دریا کا پانی بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا، دریا کا پاٹ چوڑا نہیں تھا، دوسرا کنارہ بالکل سامنے نظر آ رہا تھا۔ امبر کا خیال تھا کہ گھوڑوں کو دریا میں ڈال کر دریا پار کر لینا چاہیے۔ ماریا نے کہا کہ ہو سکتا ہے دریا کا تیز بہاؤ گھوڑوں کے پاؤں نکال دے۔ ناگ نے کہا کہ اگر ہم آگے چل کر دیکھیں تو ممکن ہے ہمیں کوئی پل مل جائے۔ وہ آگے چلنے لگے، رات گہری ہو رہی تھی، اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا تھا، مگر انہیں پل کسی جگہ بھی دکھائی نہ دیا۔ آخر انہیں ایک جگہ دریا میں بڑے بڑے پتھر ایک دوسرے کے ساتھ گرے ہوئے ملے۔ معلوم ہوتا تھا کہ لوگ ان پتھروں ہی سے گزر کر دریا پار کرتے ہیں کہ کیا گھوڑے ان پتھروں پر پاؤں جما کر چل سکیں گے؟ امبر نے ادھر ادھر کی باتیں سوچنے کی بجائے خدا کا نام لے کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ وہ پتھروں پر سے سنبھل کر گھوڑا آگے بڑھانے لگا۔ اس کی دیکھا دیکھی ماریا، تھانگ اور ناگ بھی دریا میں اتر گئے۔ پتھر نوکیلے بھی تھے اور ڈھلانی بھی، پھر بھی گھوڑوں کو ڈاکوؤں نے ایسی مشق کروا رکھی تھی کہ وہ اونچے نیچے پتھروں پر یوں چل رہے تھے جیسے کسی قسم کا کوئی خطرہ ہی نہ ہو۔ وہ بڑی جلدی انہیں دریا کے پار لے گئے۔ چلتے چلتے اس گاؤں میں وہ پہنچ گئے جہاں کے کچھ مکانوں سے روشنی آ رہی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، چند ایک کچے مکان تھے، کچھ باغ تھے اور ایک نہر باغ کے بیچ میں سے ہو کر گزر رہی تھی۔ ماریا نے انہیں نہر کے کنارے ٹھہرنے کو کہا اور خود یہ معلوم کرنے آگے بڑھی کہ گاؤں میں کون لوگ رہتے ہیں اور کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں وہ رات بسر کر سکیں۔ ماریا کو ایک حویلی کے باہر مشل روشنی نظر آئی۔ قریب آ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ کوئی سرائے ہے۔ ڈیوڑی میں سرائے کا موٹا تازہ مالک بیٹھا کڑاہی میں مچھلی بھون رہا تھا۔ ماریا چونکہ نظر نہیں آتی تھی اس لیے خود کو اس سے کوئی بات نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ واپس آئی اور ان سب کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ گئی۔ امبر اور ناگ نے تھانگ کو ساتھ لیا اور سرائے کے مالک سے جا کر کہا کہ وہ وہاں ایک رات بسر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ موٹے تازے سرائے کے مالک نے بڑے غور سے ناگ، امبر اور تھانگ کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا اور پوچھا یہ لڑکی کون ہے؟ امبر نے کہا ہم تینوں بہن بھائی ہیں، ہم نندن سر والی درگا دیوی کے مندر کی زیارت کو گئے تھے، اب واپس اپنے شہر شنگھائی جا رہے ہیں۔ ماریا پاس ہی گھوڑے پر سوار تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ درگا دیوی کے نام پر سرائے کا مالک کچھ چونکا تھا۔ سرائے کے مالک نے کہا کیا تم نندن سر سے آ رہے ہو؟ سنا ہے وہاں درگا دیوی کی سونے کی مورتی چوری ہو گئی تھی، کیا اس کا چور پکڑا گیا یا نہیں؟ امبر نے گول مول سی بات کرتے ہوئے کہا ہم نے بھی سنا تھا پر پتہ نہیں چور پکڑا گیا یا نہیں، ہم تو سارا دن دیوی کی پوجا پاٹ میں لگے رہتے تھے۔ اچھا تو کیا ہمیں کوئی کمرہ مل جائے گا؟ سرائے کے مالک نے اپنے بھینسے جیسے سر کو ہلا کر کہا ہاں مل جائے گا، مگر زیادہ آرام دہ نہیں ہوگا، اوپر کی منزل پر ہے، تحت آپ کو نہیں ملیں گے، زمین پر ہی سونا ہوگا۔ ناگ بولا کوئی بات نہیں، ہم زمین پر ہی سو جائیں گے۔ اتنے میں ایک آدمی سرائے کے مالک کے پاس آیا اور اس کی طرف جھک کر کوئی بات کر کے دوبارہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ امبر کو محسوس ہوا کہ اس آدمی کو اس نے پہلے کہیں دیکھا ہے، پھر فوراً اسے یاد آ گیا کہ یہ تو وہی درگا دیوی کے سونے کے بت کا چور ہے جس نے مورتی خود چرائی تھی اور نام امبر کا لگا کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اسی شخص نے اپنے دوسرے ساتھی کو قتل کیا تھا اور ایک پجاری کو ہلاک کر دیا تھا۔ امبر نے ذرا پیچھے ہٹ کر ماریا کے کان میں کہا یہ آدمی جو ابھی اوپر گیا ہے اس کی نگرانی کرنا۔ امبر نے محسوس کیا تھا کہ اس چور نے بھی جاتے جاتے امبر کو بڑے غور سے دیکھا تھا، جیسے اس نے بھی امبر کو پہچان لیا تھا۔ ماریا نے سر ہلایا اور گھوڑا استبل میں ہی روک کر باہر چلی گئی۔ گھوڑے کو ایک سب سے الگ جگہ پر باندھ کر وہ اندر آئی۔ امبر، ناگ اور تھانگ اوپر جا رہے تھے، ماریا ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اوپر والی منزل میں کمرہ تھا جس کے اندر سوائے ایک لکڑی کی تپائی اور زمین پر بکھری ہوئی دو چار پرانے میلے سے تکیے اور پھٹے ہوئے قالین کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اندر آتے ہی زمین صاف کر کے سونے کے لیے جگہ بنا لی۔ تھانگ اور ماریا نے تکیے اور چادریں سلیقے سے لگا دی۔ امبر نے کہا میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں، ماریا تم اس آدمی کا پتہ کرو۔ امبر نیچے کھانے پینے کا بندوبست کرنے چلا گیا۔ ماریا چپکے سے برآمدے کی طرف کھسک گئی۔ اس نے مورتی چور کی شکل اچھی طرح سے دیکھ لی تھی۔ یہ برآمدہ ایک لکڑی کی گیلری جیسے تھا جس کے ساتھ ساتھ دو کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک کمرے میں اندھیرا تھا، دوسرے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ ماریا کھڑکی کے ساتھ لگ گئی۔ اس نے کھڑکی کے پٹ کو اندر دھکیلنے کی کوشش کی، پٹ اندر سے بند تھا۔
اندر سے دو آدمیوں کی آہستہ آہستہ باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ماریا نے بہت کان لگا کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ دروازہ بھی اندر سے کنڈی لگا کر بند کیا گیا تھا۔ دروازے سے بھی کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ماریا سوچ میں پڑ گئی کہ وہ مورتی چور کا کیسے پتہ کرے کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے اور کس مار پر یہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ سوائے اس کے اور کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا کہ وہ اندر سے کسی کے باہر آنے یا باہر سے کسی کے اندر جانے کا انتظار کرے۔ اس کا خیال تھا کہ جب کوئی دروازہ کھولے گا تو وہ چپکے سے اندر داخل ہو جائے گی کیونکہ اس کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑی رہی مگر نہ تو کوئی اندر سے باہر نکلا اور نہ ہی باہر سے کوئی اندر گیا۔ آخر ماریا کی امید بھر آئی۔ سیڑھیوں میں کسی کے پاؤں کی باری چاپ سنائی دی۔ پھر سرائے کے مالک کی شکل نظر آئی۔ اس نے ادھر ادھر اچھی طرح دیکھا اور چپکے سے دروازے کے پاس آ کر دستک دی۔ اندر سے کسی نے پوچھا کون ہے؟ سرائے کے مالک نے کہا درگا دیوی۔ ماریا کو معلوم ہوا کہ یہ ان کا خفیہ لفظ تھا جسے سن کر یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ آدمی اپنا ہے یا کوئی غیر۔ اندر سے دروازہ کھل گیا۔ چونکہ سرائے کا مالک موٹا تھا اس لیے ایک پٹ پورے کا پورا کھولنا پڑا۔ اس سے ماریا نے فائدہ اٹھایا اور سرائے کے مالک کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہو کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ اس کو اندر داخل ہوتے ایک طرف کھڑے ہوتے کسی نے نہ دیکھا۔ اندر ایک شمع جل رہی تھی لکڑی کے دو تختوں پر، ایک تو وہی مورتی چور اور دوسرا اس کا ساتھی جس کی ایک آنکھ کانی تھی بیٹھے ہوئے تھے۔ دروازہ کانے چور نے کھولا تھا۔ سرائے کا مالک بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مورتی چور نے کہا تم نے ان لوگوں کو سرائے میں ٹھہرا کر سخت غلطی کی ہے۔ میں اس نوجوان کو پہچانتا ہوں، اس کا نام امبر ہے اور یہ وہی شخص ہے جس کو میری جگہ چوری کے الزام میں موت کی سزا ہوئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بچ کیسے گیا۔ مالک نے پوچھا کیا اس نے تمہیں دیکھا ہے؟ چور بولا صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ پہچان بھی لیا ہے۔ اس کو صاف پتہ چل گیا ہے کہ میں ہی مورتی چور ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی رازدار یہاں ہو، اور پھر وہ بھی چین کی طرف جا رہا ہے۔ اگر اس شخص کو قتل نہ کیا گیا تو ہمارے لیے چین میں جا کر شاہی محل سے شاہی ہیرے چرانے کا کام مشکل ہو جائے گا۔ خطرہ ہوگا یہ شخص وہاں میرا راز عیاں نہ کر دے اور ہمیں گرفتار نہ کروا دے۔ یاد رکھو اگر وہاں ہمیں پکڑ لیا گیا تو بادشاہ فمانچو کس قدر ظالم ہے یہ تم سب لوگ جانتے ہو۔ وہ اپنے ہاتھوں سے ہم دونوں کی دکا بوٹی کاٹ ڈالے گا۔ سرائے کے مالک نے پریشان ہو کر کہا پھر کیا کیا جائے؟ مورتی چور بولا وہی جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، اس کو آج کی رات ہی قتل کر دیا جائے۔ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، قصہ ہی پاک ہو جائے گا۔ پھر ہم بڑے آرام سے چین کے شاہی محل میں ڈاکہ ڈال سکیں گے۔ کم از کم ہمارے راز سے کوئی واقف تو نہیں ہوگا۔ سرائے کے مالک نے بولا مگر یہ کام کون کرے گا؟ میں نے تو آج تک ایک چڑیا کا بچہ تک نہیں مارا، میں یہ کام کیسے کروں گا؟ مورتی چور نے اپنے کانے ساتھی کی طرف دیکھ کر کہا یہ کام میرا ساتھی کرے گا۔ کیوں تم تیار ہو نا؟ کانے چور نے سر ہلا کر کہا بالکل تیار ہوں جناب، بالکل تیار ہوں۔ سرائے کا مالک پوچھنے لگا کیا ان تینوں بہن بھائیوں کو قتل کرنا ہوگا؟ مورتی چور نے کہا ہاں ان تینوں کو ہلاک کرنا ہوگا کیونکہ امبر نے میرے بارے میں ان سبوں کو بتا دیا ہوگا۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی خطرناک بات نہیں ہو سکتی کہ چور جس گھر میں چوری کرنے جائے وہاں کے لوگوں کو پہلے ہی خبردار کر دیا گیا ہو۔ کانے ساتھی نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا فکر نہ کریں استاد، میں آج رات کو ہی ان تینوں کا صفایا کر دوں گا۔ آپ لوگ تینوں لاشوں کو صبح کفن دفن کا بندوبست کر لیں۔ سرائے کا مالک بولا یہ بات تم مجھ پر چھوڑ دو، تم انہیں ہلاک کرو، باقی سارا کام میں سنبھال لوں گا۔ میری سرائے کے پیچھے اتنی کافی جگہ خالی ہے کہ چاہے اس میں 7 آدمیوں کو دفن کر دو۔ یہ سن کر ماریا چپکے سے دروازے سے باہر آ گئی۔ سرائے کا مالک بھی اسی وقت دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ ماریا سیدھی کمرے میں آ گئی۔ وہاں ناگ، امبر اور تھانگ کھانے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ماریا نے کھانا کھاتے ہوئے انہیں مورتی چور اور سرائے کے مالک کی ساری سازش سے خبردار کر دیا۔ امبر ہنس پڑا۔ ناگ خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ تھانگ گھبرا گئی۔ اب کیا ہوگا امبر بھائی، یہ تو بڑے قاتل لوگ ہیں۔ امبر نے کہا تو پھر کیا ہوا، ہم بھی تو قاتلوں سے نپٹنا جانتے ہیں۔ ہماری تلواریں صرف ان لوگوں کے سر پر چلتی ہیں جو پہلے سے کئی لوگوں کا خون کر چکے ہوتے ہیں۔ تم پریشان نہ ہو، یہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ناگ بولا بلکہ ان کے اپنے سروں پر موت منڈلا رہی ہے، ان کی بس بدنصیبی ہے کہ وہ ہمارے مقابلے پر آ رہے ہیں۔ امبر نے کہا مگر یہ مورتی چور بڑا خطرناک آدمی ہے، اس نے تو چین کے بادشاہ کے قیمتی جوہرات چرانے کا جو منصوبہ بنایا تھا یہ تو بڑا ہی دلیری کا کام ہے۔ تھانگ کہنے لگی یہ کبھی نہیں ہو سکتا، فمانچو ایسے ظالم بادشاہ کے شاہی محل میں چوری کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اس کے محل کے گرد دن رات خون خوار منگولوں کا پہرا رہتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں میں سینکڑوں آدمیوں کو ہلاک کر چکے ہیں، ان کے لیے کسی کا خون بہانا معمولی سی بات ہے۔ یہ لوگ اگر چین میں گئے تو ضرور کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ ماریا کہنے لگی وہ تو بڑے دور کی بات ہے،
پہلے ان لوگوں سے اسی جگہ ہمارا مقابلہ ہوگا، کیونکہ وہ ہم سب کو آج رات قتل کرنے آ رہے ہیں۔ ناگ نے امبر کی طرف دیکھ کر پوچھا، امبر بھائی پھر کیا خیال ہے؟ امبر نے سر ہلا کر کہا، قاتل کو یہاں تک آ جانے دو، اگر اس نے حملہ کیا تو پھر اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، ہمیں اس کا انتظار کرنا ہوگا، جیسے تمہاری مرضی۔ کھانا کھانے کے بعد امبر نے ان سبوں کو کمرے میں اس طرح سلایا کہ اگر کوئی دروازہ توڑ کر یا کھڑکی کا پٹ توڑ کر اندر آ کر حملہ آور کرے تو وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ دروازے کے پہلو میں ماریا اور تھانگ لیٹی تھی اور دوسری طرف ناگ اور امبر پڑے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تو ماریا نے کہا، امبر بھائی میں ذرا کانے چور کی خبر لینے جا رہی ہوں، کیونکہ وہی ہم سب کو قتل کرنے کا ارادے سے یہاں آ رہا ہے۔ ہاں ماریا بہن، تمہیں اجازت ہے، لیکن کوشش کرنا کہ اس کی جان نہ جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو آدمی میٹھے سے ہلاک ہوتا ہو اسے زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے امبر۔ اتنا کہہ کر ماریا چپکے سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ باہر اندھیرا تھا، صرف گیلری میں دور اس جگہ شمع جا رہی تھی جہاں مورتی چور کا کمرہ تھا۔ ماریا اس کمرے سے ذرا فاصلے پر راستے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ آدھی رات گزر گئی تو مورتی چور کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ وہی کانا چور نمودار ہوا۔ اس نے اپنے چہرے کو سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر رکھا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جسے وہ اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کانا چور دبے پاؤں گیلری کی لکڑی کے فرش پر چلتا ہوا امبر اور ماریا کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ ماریا آگے جا کر کمرے سے ہٹ کر کھڑی ہوگی۔ جو ہی کانا چور دبے پاؤں رکھتا وہاں پہنچا، ماریا نے اس کے ہاتھ پر ایسا جھٹکا دیا کہ تلوار اس کی کلائی سے چھوٹ کر زمین پر جا گری۔ کالے چور نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس نے لپک کر تلوار پھر اٹھا لی اور پریشان ہو گیا کہ اس کے ہاتھ پر مکہ کس نے مارا۔ یہ تو وہ خواب میں بھی معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ مکہ ایک ایسی لڑکی نے مارا ہے جس کا نام ماریا ہے، جو اس کے قریب ہی غائب ہو کر کھڑی ہے اور جس کو وہ قتل کرنے جا رہا ہے۔ ماریا اپنے کمرے کے دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ کانا چور دبے پاؤں چلتا اب دوسرے دروازے کے پاس آ کر رک گیا۔ وہ کان لگا کر سننے لگا کہ اندر کوئی جاگ رہا ہے کہ نہیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بالکل قریب سانس لے رہا ہے۔ سانس لینے کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ گھبرا گیا۔ ماریا نے بہت کوشش کی کہ سانس آہستہ لے، مگر وہاں خاموشی اتنی زیادہ تھی کہ سانس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ماریا نے سوچا اس الو کے پٹھے کو ہلاک کرنے کی بجائے کیوں نہ ڈرایا جائے۔ چنانچہ اس نے ایک گہرا سانس بھر کر آہستہ سے اپنا ہاتھ کانے چور کی گردن پر رکھ کر کھینچ لیا۔ کانا چور دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹا۔ ماریا نے ایک ہلکا سا کہکہ لگا کر سرگوشی میں کہا، اوئے کانے چور، تیری موت تجھے یہاں لائی ہے۔ میں اس سرائے کی چڑیل ہوں، میں ابھی تیری گردن میں ناخن گاڑ کر تمہارا خون سارے کا سارا پی جاؤں گی۔ چور نے ایک دہشت ناک چیخ ماری اور تلوار وہیں چھوڑ کر اٹھ دوڑا۔ گیلری میں سے ہو کر وہ دوسرے کمرے کے پاس پہنچا۔ دڑام سے دروازہ کھول کر اندر گر پڑا۔ ماریا اس کے پیچھے پیچھے گئی، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اب وہ لوگ کیا سازش کرتے ہیں۔ مورتی چور نے دروازہ بند کر کے کانے چور کو ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ اب جب اسے ہوش آیا تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ کمینے، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ ان لوگوں کو ہلاک کیا کہ نہیں؟ کانا بولا، دیوتا کے لیے مجھے وہاں نہ بھیجو، وہاں تو دروازے پر ایک چڑیل پہرا دے رہی ہے۔ کیا بکتے ہو؟ چڑیل یہاں کہاں؟ مجھے آسمانوں کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں ایک چڑیل پہرا دے رہی ہے۔ پہلے اس نے میرے ہاتھ پر مکہ مار کر میری تلوار گرا دی، پھر اپنا ٹھنڈا ہاتھ میری گردن پر رکھ دیا، پھر کہکہ لگا کر ہنسی اور کہا کہ وہ میرا خون پینا چاہتی ہے۔ میں وہاں سے بھاگ آیا۔ تم چاہے میری چمڑی ادھیڑ دو، مگر میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ ماریا اندر ایک طرف کھڑی ہو گئی، وہ یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہی ہے۔ اتنے میں کسی نے دروازہ آہستہ سے کھڑکھڑایا۔ مورتی چور نے دروازے کے پاس جا کر پوچھا، کون ہے؟ باہر سے کسی نے آواز دی، درگا دیوی۔ چور نے دروازہ کھولا تو سرائے کا مالک جلدی سے اندر آ گیا اور آتے ہی پوچھا، کام تمام کر دیا کہ نہیں؟ مورتی چور نے اسے بتایا کہ کم وقت کانے چور نے سارے کا سارا کام چوپٹ کر دیا اور کہتا ہے کہ وہاں دروازے کے ساتھ چڑیل لگی کھڑی ہے۔ سرائے کے مالک نے کانپتے ہوئے کہا، چڑیل؟ مورتی چور بولا، تم پر بھی لرزہ طاری ہونے لگا، تم سب بزدل و نکمے ہو۔ تم پر وہی مثل ٹھیک ہے کہ ناکام کے ناکاج کے دشمن اناج کے، لاؤ ادھر تلوار میں ہٹ جاتا ہوں۔ ماریا نے سنا تو ہوشیار ہو گئی۔ مورتی چور تلوار لے کر دروازہ کھول کر باہر نکلا تو ساتھ ہی چپکے سے وہ بھی باہر نکل گئی اور مورتی چور سے پہلے دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سوچا اگر مورتی چور اس سے خوفزدہ نہ ہوا تو وہ ضرور تلوار کا ہاتھ چلا دے گا، اور اگر اس نے ایسا کر دیا تو ہو سکتا ہے تلوار اس پر پڑ جائے اور وہ شدید زخمی ہو جائے، اس لیے کچھ اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ماریا اس خیال کے ساتھ ہی دروازہ کھول کر کمرے کے اندر آ گئی۔ اس نے دروازہ کھلا رکھا۔ اندر آ کر ماریا نے امبر اور ناگ وغیرہ کو خبردار کر دیا، وہ بھی ہوشیار ہو گئے۔ ناگ نے کہا، اس کی میں خبر لیتا ہوں۔ ماریا نے اسے خاموش رہنے کی ہدایت کی اور خود دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ باہر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اتنے میں گیلری کی
लकड़ी के फर्श पर मूर्ति चोर के पाँव की आवाज़ सुनाई दी। फिर किसी ने ज़रा सा दबा कर दरवाज़ा खोला और मूर्ति चोर अंदर आ गया। अंधेरे में वो दरवाजे की दहलीज पर खड़ा आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। इसे अंबर और नाग वगैरह ज़मीन पर एक तरफ सोए हुए दिखाई दिए। इसने तलवार उठाई और उसका कत्ल करने का इरादा करके आगे बढ़ा। मारिया ने आगे बढ़कर इसकी टांगों में पाँव अड़ा दिया। मूर्ति चोर औंधे मुँह फर्श पर गिर पड़ा। हदायत के मुताबिक अंबर वगैरह में से कोई ना उठा, वो खामोशी से लेटे रहे। मूर्ति चोर ने यह समझा कि वो किसी शय से ठोकर खाकर गिर पड़ा है। वो उठा और दोबारा तलवार उठाने के लिए झुका, मगर तलवार अब मारिया ने उठा रखी थी, यानी तलवार और मूर्ति चोर की नज़रों से गायब थी मारिया। वो बड़ा हैरान हुआ कि तलवार कहाँ चली गई। इसने फर्श पर से एक लकड़ी का लठ उठाकर अंबर के सर पर मारना चाहा। मारिया ने आगे बढ़कर पीछे से मूर्ति चोर को ऐसा धक्का दिया कि वो लड़खड़ा कर सामने जा गिरा और फिर उठा और संभल कर खड़ा हो गया। मारिया ने दीवार से घोड़े की रस्सी उठाकर मूर्ति चोर के गले में डाल दी। वो घबरा कर रस्सी को पकड़ने लगा। मारिया ने रस्सी को बल देकर कस दिया। इतने में अंबर और नाग भी उठकर बैठ गए। उन्होंने शमा रोशन कर दी और मारिया के हाथ से रस्सी लेकर मूर्ति चोर की मशकें कस दी। अंबर ने कहा, कमबख्त, तूने हमारे कत्ल का इरादा करके किस लिए अपने आप को मुसीबत में फंसाया? तुम्हें मालूम नहीं कि हमें कुछ कहना अपनी मौत को आवाज़ देने के बराबर है? एक बार पहले तूने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगवाकर मुझे मौत के किनारे पर पहुंचा दिया और अब मेरी जान के खिलाफ हो रहे हो। क्या तुझे अपनी जान अजीज़ नहीं है? मूर्ति चोर ने बड़ी मकारी से हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, गलती होगी, मैंने आपके बारे में गलत सुना था। आप तो देवताओं के अवतार हैं। मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं जो मैंने आपको नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचा। इस दफ़ा मेरी ख़ताओं को माफ़ कर दें। इसके बाद अगर आपको ऐसी शिकायत पैदा हुई जो चोर की सज़ा वही मेरी सज़ा। नाग भी उठकर बैठ गया। उसने कहा, तूने ये जो बादशाह को लूटने का मंसूबा बनाया है, अपने इस खतरनाक इरादे से बाज रहो। चीन का बादशाह फमंचू बड़ा जाबर बादशाह है। हमसे तेरी जान तो बच जाएगी, मगर याद रख, चीन का बादशाह तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मूर्ति चोर ने गिड़गिड़ा कर कहा, सरकार, आपने गलत सुना है। ये तो मैंने सराय के मालिक के बकावे में आ गया था। मेरी तौबा जो फिर कभी चीन के बादशाह के शाही महल में नकब लगाने का नाम भी लूँ। मुझे माफ़ कर दे। अंबर बोला, हम अगर चाहें तो तुम्हें अभी इसी वक्त कत्ल कर सकते हैं, और जिस तरह तुमने सराय के मालिक के साथ मिलकर हमारे कत्ल के बाद हमें ज़मीन में दफन करने की साजिश की थी, इसी तरह हम भी तुम दोनों बल्कि तीनों को सराय के साथ वाली खड्ड में हलाक करके दफन कर सकते हैं। बोलो, क्या तुम तैयार हो? मूर्ति चोर तो अंबर के पाँव में गिर पड़ा। हुजूर, माफ़ी, सरकार माफ़ी। ये मेरी बदबख्ती थी कि मैंने आपकी ताकत का अंदाज़ा ना किया और आपकी जान का दुश्मन बन गया। मैं भूल गया सरकार कि आपके पास खुफिया ताकत है और आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। अब मुझे माफ़ कर दें। मुझसे चाहे किसी किस्म की भी कसम ले लें, मैं आइंदा हरगिज़ आपके बारे में इस किस्म की साजिश नहीं करूँगा। अंबर ने नाग से पूछा, क्यों दोस्त, तुम्हारा क्या ख्याल है? नाग ने कहा, मैं तो कहता हूँ रात का वक्त है, हर तरफ अंधेरा छा रहा है, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। पहले इसकी तलवार से 4 टुकड़े कर दो और फिर सराय के मालिक को मारकर ज़मीन में गाड़ दो। मूर्ति चोर चीख कर नाग के कदमों में गिर पड़ा। सरकार माफ़ कर दे, मैं सारी उम्र आपका गुलाम बनकर जिंदा रहूँगा। मुझसे गलती हो गई, अब कभी इधर का रुख नहीं करूँगा। अंबर ने कहा, अच्छा जाओ, हम तुम्हें माफ़ करते हैं, लेकिन याद रखना, अगर फिर कभी तुमने ऐसी हरकत की तो एक पल के अंदर अंदर तुम्हें मौत के फरिश्ते के हवाले कर दिया जाएगा। अब तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मूर्ति चोर ने उठकर अंबर के हाथ चूमे और बिक्के हुए घोड़े की तरह बाहर भाग गया। मारिया ने अब इसके साथ जाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। वो अपने बिस्तर पर लेट गई। इसने सिर्फ इतना कहा, कहीं इस कमीने इस दुश्मन को माफ़ करके हमने गलती तो नहीं की। अंबर ने कहा, अगर इसने दोबारा साजिश की तो इसे ज़रूर सज़ा दी जाएगी। इस दफ़ा माफ़ कर देना ही अच्छा था। आखिर इसने हमारा क्या बिगाड़ लेना था? नाग बोला, यह मकार शख्स मुल्क चीन जाकर बादशाह फमांचू के शाही महल पर ज़रूर डाका डालेगा, और फिक्र न करो, जौहरात के लालच में ये अपनी गर्दन ज़रूर उतरवा लेगा। चीन के लोग गाफिल नहीं होते, वो हर वक्त होशियार और जाग रहे होते हैं। ये ख्यालात थांग के थे। इधर अपने कमरे में घुसते ही मूर्ति चोर के चेहरे पर सख्त गुस्से के सार आ गए। वो मुठियाँ भींच कर फर्श पर टहलने लगा। रात तेज़ी से गुजर रही थी, इसे अपनी शिकस्त का ख्याल सोने नहीं दे रहा था। वो अंबर और नाग वगैरह को अपना दुश्मन समझने लगा था और चाहता था कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इनका काम तमाम कर दे, इसलिए कि इनको चोर के राज का इल्म हो गया था, इस राज का कि वो चीन के बादशाह के शाही महल में डाका डालने जा रहा है। अगर अंबर नाग जिंदा रहे और चीन पहुंच गए तो ये खबर बादशाह के कानों तक पहुंच सकती है, और ऐसी सूरत में मूर्ति चोर की सारी मेहनत ये किराए पर पानी फिर सकता है। इसने काने चोर को लात मार कर उठाया। बदबख्त, तो तू अपनी बहादुरी के बड़े
ढींगे मारता था। अब तुझे क्या हो गया है कि तलवार उठाते ही तेरे हाथ कांपने लगते हैं? काने चोर ने इसी अंदाज में गिड़गड़ाना शुरू कर दिया। सुबह हो गई, दिन की रोशनी फैल गई। अंबर और नाग ने बिस्तर लपेटा और चीन की तरफ कूच करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सराय के मालिक को रिहाइश और खुराक के पैसे अदा किए और घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े। सिर्फ मारिया ने यह किया कि सराय के मोटे मालिक के कान में झुक कर कहा, मोटे खबरदार अगर दोबारा किसी को दफन करने के लिए अपनी ज़मीन पेश की। मोटे मालिक ने गर्दन फेर कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मारिया ने दूसरे कान में एक सरगोशी की, मोटे मैं तुम्हारी सराय की चुड़ैल हूँ। मोटा मालिक थर थर कांपने लगा, इसके होंठ खुश्क हो गए। मारिया ने जोर से इसके गंजे सर पर एक थप्पड़ मार दिया। गंजे का तो इंजर पिंजर हिल गया, वो खुला कर नीचे बैठ गया। मारिया ने जोर से इसके कान के पास मुंह ले जाकर चीख मारी। एक खौफनाक चीख मोटे मालिक के मुंह से भी निकल गई और वो कटे हुए दरख्त की तरह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। लोग इसे उठाने के लिए भागे। मारिया वहां से निकलकर अंबर और नाग के साथ मिल गई। ऊपर से शोर सुनकर मूर्ति चोर और काना चोर भी नीचे आ गए। उन्होंने सराय के मालिक को उठाया और अपने कमरे में ले गए। वहां जाकर उसने भी यही कहा कि मुझे सराय की चुड़ैल ने थप्पड़ मारा है। मूर्ति चोर ने इसे नफरत से देखकर कहा, तुम सब बुज़दिल और नखट्टू हो, तुमसे कभी कुछ नहीं होगा। मैं तो इस काने को भी तुम्हारे पास ही छोड़कर चीन जाना चाहता हूँ। कमबख्त मेरे लिए मुसीबत का बायस बन जाएगा। काने चोर ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे आका ऐसा जुल्म मुझ पर ना करना, मैं यहाँ फाकू से मर जाऊँगा, मुझे अपने साथ ले चलो। मैं अगर तुम्हारे काम ना आया तो बेशक मेरी जान निकाल देना, मुझे वहीं किसी चीनी दरिया में डुबो देना। कमबख्त तुम लोग तो मेरे लिए वबाले जान बन गए हो। मेरा दुश्मन मेरी सारी दौलत पर पानी फेरने के लिए जिंदा सलामत मेरे आगे आगे जा रहा है और तुम लोग खड़े मेरा मुंह देख रहे हो। तुमसे इतना ना हो सका कि इसे हलाक ही कर देते। खैर कोई बात नहीं, मैं ये काम खुद कर लूँगा। सुबह के वक्त मारिया, नाग और थांग घोड़ों पर सवार होकर चले थे। कोई दूसरे पहर इनके पीछे पीछे मूर्ति चोर और काना चोर घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो गए। इनके दरमियान सिर्फ एक मंजिल का फर्क था। अंबर को मालूम था कि चोर जवाहरात की चोरी के लिए ज़रूर सफ़र करेगा। वो चीन जाने से रुक नहीं सकता, मगर वो इनसे बेनियाज था, इसलिए कि इन लोगों का तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। अब तो इसे एक ही लगन थी कि जितनी जल्दी हो सके चीन में दाखिल होकर शंघाई पहुंचे और थांग चीनी लड़की को इसके माँ बाप के हवाले कर दे। मारिया अंबर और नाग के साथ साथ ही सफ़र कर रही थी। गाँव से वो सुबह के वक्त सूरज निकलने के साथ साथ ही चले थे। दूसरे पहर वो मैदानी इलाके में आ गए जहाँ दूर दूर तक कोई टीला नजर नहीं आ रहा था। यहाँ सर्दी पड़ गई थी और तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई थीं। इनके पीछे पीछे मूर्ति चोर और काना चोर भी घोड़ों पर सवार चले आ रहे थे। तीसरे पहर आसमान पर बादल गरजने लगे और रह रहकर बिजली चमकने लगी और कड़कने लगी। बारिश एकदम शुरू हो गई। अंबर, नाग और मारिया वगैरह एक बहुत पुराने घने दरख्त के नीचे आकर रुक गए। प्यारे लिसनर्स, सराय की चुड़ैल कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। मुझे सपोर्ट करिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।